जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो चीज देखेंगे। रोटेटिंग बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज देखेंगे। हम लोग ये चीज देखने वाले हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेटिंग बॉडी को कैसे अप्लाई करेंगे, ये चीज देखेंगे। वर्क एनर्जी कंजर्वेशन यानी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन इन रोटेटिंग बॉडी में वो हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इन सारी चीज को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इसका छोटा छोटा कंसेप्ट जो होता है आगे जितने भी आने वाले कंसेप्ट है या जितने आने वाले टॉपिक है सारे में इस चीज को हम लोग को वो यूज करना होगा। इसलिए ये वाला जो टॉपिक है यानी ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको लेक्चर को लास्ट तक देखना है। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं बनाऊंगा, छोटा लेक्चर बनाऊंगा, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लूंगा, लेकिन अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो हम लोग जरूर लेंगे जो आपके कंसेप्ट को बूस्ट अप कर सके। तो सबसे पहले बात हम लोग स्टार्ट करेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। तो हम लोग यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी है ना। ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, अगर हमारे पास कोई ऐसा बॉडी है जो रोटेट कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी कितना है वो चीज हम लोग बताने वाले हैं। तो अब यहाँ से चीज देखिएगा, सपोज मान लेते हैं ये हमारे पास एक्सिस है ना, ये हमारा ए एक्सिस है, ये हमारा क्या है बी एक्सिस है। अब ये हमारा एक्सिस है और इस एक्सिस के अबाउट अगर हम लोग बोले तो एक हमारे पास कोई ऐसा भी बॉडी है ना, कोई सा भी बॉडी हो सकता है। ये हमारे पास बॉडी है जिसका मास मान लेते हैं m है ना। ये हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास m है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ उस चीज को देखिए कि मैं ये चीज बोलूंगा कि किसी भी r डिस्टेंस पे चले गए है ना, किसी भी r डिस्टेंस पे गए, कोई सा भी जनरल एक छोटा सा dm मास को कंसीडर करते हैं और हम ये मान रहे हैं कि ये ओमेगा से घूम रहा है। यानी कहने का मतलब कि AB एक्सिस के अबाउट जो AB ये मान लेते हैं AB एक्सिस है, इस AB एक्सिस के अबाउट जो बॉडी है ना टॉर्क करके घूम रहा है, ये ऐसे तो ऐसे घूम रहा है। ये हमारा AB बॉडी है, इस AB बॉडी के पास ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से वो क्या कर रहा घूम रहा, कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो ओमेगा है वो क्या है कांस्टेंट है। तो बॉडी हमारा कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है AB एक्सिस के अबाउट। हमने क्या किया, किसी भी r डिस्टेंस पे जाके छोटा सा dm मास को कंसीडर किया। अब हमें पता है कि अगर वो ऐसे घूम रहा है तो एक रिलेशन हमारे पास होता है कि v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। इसका मतलब यहाँ से अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो इसका वेलोसिटी इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा ओमेगा इंटू आर। तो यहाँ से हम लोग ये चीज देखेंगे कि इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा v वेलोसिटी होगा है ना, जो कि अंदर की तरफ होगा। अगर हमको काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें सिंपल सा एक छोटा सा काइनेटिक एनर्जी अगर हम बात करें, छोटा सा काइनेटिक एनर्जी जो होता है हाफ इंटू डीएम है ना, हाफ इंटू डीएम इंटू वी स्क्वायर, यही हमारे पास एनर्जी होता है छोटे से मास का। अब मैं ये चीज बोलूंगा, इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं हाफ इंटू डीएम, और v की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमको पता है कि v इज इक्वल टू हमारे पास देखेंगे तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है कि किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा और कितने डिस्टेंस पे वो पार्टिकल है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर विच इज इक्वल टू डीएम बाई 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो डीएम बाई हाफ ओमेगा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि हम इसको दूसरे तरह से कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल दो, 2 को बाहर निकाल दो, डीएम इंटू आर स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, डीएम का है छोटा सा मास है, आर हमारा क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, यानी इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब हमें पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी भी एक्सिस के अबाउट क्या होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। यानी ये पॉइंट का मास की पॉइंट जो है वो हमारे पास मास कितना है और उस मास का और एक्सिस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि ओमेगा इज इक्वल टू बाई 2 इंटू आई, दिस इज ए मोमेंट ऑफ, ये हमारे पास क्या है यहां से अब छोटा सा मास है तो छोटा सा क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि डी आई बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यहां से लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी, छोटा सा जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या रहा, छोटा सा काइनेटिक एनर्जी हाफ डी आई ओमेगा स्क्वायर। अगर हमको बड़ा सा एनर्जी चाहिए यानी पूरे बॉडी का एनर्जी चाहिए तो हमें पूरे बॉडी को क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से, 0 से लेके टोटल काइनेटिक एनर्जी के तक। तो ये हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी के तक, और कहां से कहां तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बात करें तो 0 से लेके आई तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, ओमेगा स्क्वायर और 2 ये क्या है कांस्टेंट है जो कि बाहर निकल जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें काइनेटिक एनर्जी डीके इज इक्वल टू हमारा कितना होगा के, एक डीएक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है एक्स होता है, तो डीके का इंटीग्रेशन कितना होगा के हो जाएगा
हाँ ओमेगा स्क्वायर बाई हाफ, ये तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। अब मैं बोलूंगा डी का इंटीग्रेशन कितना होगा, डी का इंटीग्रेशन होता है आई। तो यहाँ से देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन अगर बात करें तो वो कितना, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो दिस इज ए काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टोटल काइनेटिक एनर्जी या फिर रोटेटिंग बॉडी, पूरे बॉडी का ये टोटल एनर्जी है। क्यों कि मैंने एक छोटा सा मास लिया, फिर छोटा सा मास लिया, छोटा मास लिया, यानी टोटल मास का मैंने क्या इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाल गया। अब हमारे पास ये चीज देखिएगा, तो ये हमारा क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी रोटेटिंग बॉडी। एक वर्ड हमारे पास आता है, वो वर्ड ये आता है कि प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो देखिए प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जब एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास होगा तो वो क्या होगा, प्योर काइनेटिक एनर्जी होगा। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है। तो प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से अगर वो पास होगा तब हमारे पास क्या होगा, प्योर रोटेटिंग काइनेटिक एनर्जी होगा। तो यहां से लिखेंगे तो प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एक्सिस शुड बी पासिंग थ्रू दो क्या होगा, सेंटर ऑफ मास से COM डिवाइडेड बाय 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। दिस इज ए काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास क्या होगा, प्योर काइनेटिक एनर्जी। लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो दिस इज ए टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। तो ये चीज हमें याद रखना है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि आई हमारा पास क्या है, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिस एक्सिस से वो रोटेट कर रहा है। ओमेगा क्या है हमारा, जिस एक्सिस के बाद वो दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन लेना चाहे तो देखिए कैसे लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हमको लेना चाहे कि एक सपोज माने तो हमारे पास एक रड है ना, कुछ इस टाइप का, कुछ हमारा ऐसे रड है लाइक दैट। ये हमारा एक रड है ना, जिसका मास क्या है m है और जिसका लेंथ l है। अब यहाँ से ये चीज पूछा जाए कि अगर सपोज मान लो तो ये हमारा क्या है, ओमेगा से रोटेट कर रहा, ओमेगा कांस्टेंट से है ना, ओमेगा कांस्टेंट से ये रोटेट कर रहा। मान लीजिए ऐसे है, ये हमारा ऐसे है और ये इसके अबाउट ऐसे वो कांस्टेंट ओमेगा से क्या कर रहा, घूम रहा, ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा। तो अगर आपसे ये चीज पूछ दिया जाए कि फाइंड द प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये हमारा है पहला। और जो दूसरा हमारा क्या है, फाइंड द प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। जो दूसरा हमारा ये है टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। पूरे बॉडी का रोटेटिंग बॉडी कितना काइनेटिक एनर्जी होगा वो चीज हम बताना। तो देखिए हम लोग बता रहे हैं, सबसे पहली बात है कि हमें क्या चाहिए, फाइंड द प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसका प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब एक्सिस कहां से पास हो, जब एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, जब भी एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास होगा तो प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। इसका मतलब ये होगा हमारा हाफ आई CM है ना, ओमेगा का स्क्वायर। तो हाफ हो गया हमारा ICM। अगर हम लोग बात करें ICM, हाफ ICM का बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो किसी भी रड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, ml स्क्वायर बाई 12 है हमारे पास, विच इज इक्वल टू अगर बात करें ओमेगा का स्क्वायर। तो दिस इज ए काइनेटिक एनर्जी, हाफ ml स्क्वायर बाई 12 ओमेगा स्क्वायर। तो ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी है। अब हमारे पास पूछा गया कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी हम लोग बात करें तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल है ना, रोटेशनल का अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो वो हमारे पास होगा हाफ आई एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो हाफ हमारा हो गया। अब हमारे पास पता है कि अगर एंड का बात करें तो एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, तो 3 वो होता है ml स्क्वायर बाई 3, यानी एंड के अबाउट अगर देखें तो ml स्क्वायर बाई 3 होता है, ठीक है, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया काइनेटिक एनर्जी का अगर हम बात करें
तो ये कितना होगा एम एल स्क्वायर बाई कितना होगा 6 ओमेगा का स्क्वायर। तो ऐसे अगर हमको क्वेश्चन दे तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो प्योर का बात अगर बोले तो हमेशा एक्सिस कहां से पास कर दो, सेंटर ऑफ मास का बात कर दो। लेकिन अगर सपोज वाले टोटल का बात करें तो जिस एक्सिस के अबाउट वो पूछे उसके एक्सिस के अबाउट बताना है। यहां से देखेंगे तो वो इस एक्सिस के अबाउट, यानी एक एक्सिस हमारा है, इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इसके अबाउट हमें काइनेटिक एनर्जी निकालना है। एक क्वेश्चन और हम लोग लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको देखिए। हम लोग क्या करते हैं कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ये ऐसे हमारे पास है ना, और यहाँ से हम लोग ऐसे लटका रखें, और उन्होंने बोला है कि एक हमारे पास कोई ये हमारे पास अगर बोले ये हमारे पास है, तो हम लोग ये चीज देखेंगे कि इसके अबाउट वो ओमेगा से घूम रहा है ना, इसके अबाउट ओमेगा कांस्टेंट से, इसके अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है। उन्होंने चीज बोला है कि इसका मास क्या है m और लेंथ l है, यानी ये एक रॉड है जिसका मास m है, लेंथ l है, और उन्होंने बोला है कि ये हमारे पास क्या है, लाइट रॉड है जिसका लेंथ क्या है, l है। इसका मतलब ये हमारा l लेंथ है ना, ये हमारा क्या है, l लेंथ है, ये हमारा l लेंथ है, इसका मास m l लेंथ l है। अब ये भी एक रॉड है लेकिन ये क्या है, लाइट है, इसका कोई मास नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसका मास है। तो फिर उन्होंने पूछा है कि फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द प्योर रोटेशनल, फाइंड द प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहला हमारे पास। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होगा, फाइंड द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, फाइंड द टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना होगा वो चीज हमें बताना है। तो सबसे पहली बात है ये चीज देखिए कि प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का मतलब ये होता है कि जब भी एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो उस समय क्या होगा, प्योर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा। तो एक्सिस से अगर हम लोग बात करें, सेंटर ऑफ मास से बात करें, तो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग बात करें वो हमारे पास कितना होगा, हाफ आई सी एम, है ना, ओमेगा का स्क्वायर। तो हाफ हम बात करेंगे कि रॉड अगर सेंटर ऑफ मास से पास करेगा तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट पास करेगा तो उसका कितना होता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, है ना, इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अगर हम क्या पूछता है, अब हमें पूछता है कि टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का बात करें, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का अगर बात करें तो हमारे पास कितना होता है, तो हमारे पास हो गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, है ना, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए हाई जो हमारा होता है एक्सिस का होता है, तो काइनेटिक एनर्जी किसी भी एक्सिस के अबाउट देखें तो हाफ आई एक्सिस ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको सबसे पहली बात है कि एक्सिस का हमें हाफ तो हमें कांस्टेंट है, ओमेगा तो दे रखा, आई एक्सिस हमें फाइंड आउट करना है। तो आई एक्सिस हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे उस चीज को देखिएगा। इसको हम लोग कैसे करते हैं, तो हमको पता है कि ये हमारा क्या है, यहाँ पे हम लोग इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से अगर हम बोले ये हमारे पास क्या है, लाइट रॉड है, ये हमारे पास क्या है, लाइट रॉड है, ये हमारे पास एक रॉड है। अब यहाँ से ये चीज देखेंगे कि इसके अबाउट वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, जैसे यहाँ पे छोड़ेंगे तो ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, हमको इसके अबाउट चाहिए। तो अगर हमको इसके अबाउट इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कैसे निकालेंगे, तो हमको पता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देंगे। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का मतलब ये हो गया कि एक एक्सिस कहां से पास करना चाहिए, सेंटर से, और दूसरा कहां जाना है, उस एक्सिस से पास करना चाहिए। अब चूंकि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे वो क्या कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए वो ऐसे है, ये ऐसे, तो ऐसे वो क्या कर रहा है, घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। इसका मतलब है कि इस एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा है। तो एक एक्सिस यहाँ डाल दो, एक एक्सिस यहाँ डाल दो, तो दो एक्सिस है, ये फर्स्ट एक्सिस है, ये सेकंड एक्सिस है। अब हमें पता है कि जब भी हमको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना पड़ेगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास क्या होता है, आई एक्सिस का मतलब ये हो गया कि आई सी एम प्लस में क्या होगा, मास इंटू डी का स्क्वायर। अब यहाँ से ये चीज देखो, आई सी एम प्लस में एम डी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास है L, और ये हमारे पास कितना है, L/2।
तो ये हमारे पास कितना है L/2, ये है L और ये हमारे पास कितना है L/2। अगर हम ये चीज बोलेंगे कि ICM ml²/12, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है ml²/12 प्लस में मास है m और इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये हमारे पास कितना L प्लस में L/2। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो यहाँ से अगर देखें तो m L² हमारे पास कितना होगा 12 है ना, प्लस में कितना होगा m। अब यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास कितना होगा 2L प्लस में L है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा m L² प्लस में, अब यहाँ पास कितना होगा 9L² कितना हो जाएगा 4। तो अब यहाँ से एक चीज देखना चाहें तो अगर हम लोग यहाँ से निकालना चाहें तो हमारे पास कितना होगा 12, तो ml² प्लस में कितना होगा 27 ml² है ना, ml²। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये कितना होगा 28 है ना ml²/12। यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहें तो यहाँ से अगर हम लोग काटना चाहें तो कितना बार में कटेगा, तो 20 ये कितना बार में कटेगा 7 और ये कितना हो जाएगा 3 है ना ml² है ना। ये चीज अब यहाँ से इसे देखेगा, ये हमारा क्या है आई एक्सिस के अबाउट है, तो ये हमारा क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस जो होगा 7/3 ml²। अब इस चीज को हम लोग क्या करेंगे यहाँ लाके पुट कर देंगे। अब जैसे हम लोग यहाँ लाके पुट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यूएशन आ जाएगा, यहाँ से देखिएगा कि हमारे पास कितना होगा हाफ हो गया है ना, आई एक्सिस के अबाउट हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 7/3 ml²। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा क्या है ओमेगा का स्क्वायर। तो दिस इज ए टोटल काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी का काइनेटिक एनर्जी कितना है, वो ये है हाफ 7/3 ml² ओमेगा स्क्वायर है ना ऐसे। तो ये हमारा काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग देखने वाले हैं पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी पढ़ने के बाद से अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। एक रोटेटिंग बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं वो चीज देखिए। तो सबसे पहली बात ये है कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने का मतलब ये होता है कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी सेंटर ऑफ मास का पोजीशन क्या होता है, उसके बेसिस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करते हैं। उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है हम लोग लिखेंगे क्या है कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी। किसी भी एक बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी, एक रोटेटिंग बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि अगर सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई ऐसा रॉड है ना, क्या हमारे पास एक रॉड और वो इसके अबाउट हम उसको हिंच की है, इसका मतलब ये है कि वो इसके अबाउट क्या कर रहा है, ऐसे गर 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 घूमेगा। मान लीजिए ऐसे है, ये वाला है ना, इसके ये ऐसे आएगा ऐसे जाएगा ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, यानी इसके अबाउट वो क्या करेगा वो घूमेगा। तो अब हमें को पता है कि ये इस हिंज के अबाउट वो क्या कर रहा रोटेट कर रहा, तो इसका मास है m और इसका लेंथ l है। हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी के लिए सबसे पहले हम ये चीज डिफाइन करते हैं कि किस रेफरेंस लाइन पे आपने पोटेंशियल एनर्जी 0 माना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का कोई मतलब नहीं होता, मतलब होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये है कि यहां से अगर हम लोग बात करें u इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0। 0 का मतलब ये है हमारा ये क्या है बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब ये होता है जहां पे पोटेंशियल हमारे पास 0 होता है। अब हमारे पास ये चीज देखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी हमको निकालना हो, तो अगर हमें बोले कि इसके अबाउट वो रोटेट करेगा, तो कुछ अगर सपोज मान ले वो रोटेशन करने के वास्ते कुछ ऐसे आ गया है ना, यानी रॉड रोटेट किया और ये हमारे पास। अब हम लोग क्या करेंगे कि एक जनरल सिचुएशन कंसीडर कर लिया। हम लोग ने ये चीज देखा था कि इसका मास क्या है m है ना, लेंथ हमारा क्या है l है, मास से m लेंथ l है। तो किसी भी एक थीटा एंगल पे देखें तो ये हमारा पे थीटा एंगल। अब हमें लिखना है इसका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमेशा हम लोग क्या करेंगे सेंटर ऑफ मास को यूज करते हैं। तो अभी सेंटर ऑफ मास यहाँ था, उसके बाद से जब यहाँ से वो नीचे गिरता है तो सेंटर ऑफ मास जो हमारा हो जाता है वो यहाँ आ जाता है। तो अगर हमको लिखना होगा पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी का बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम लोग बात करते हैं तो इज इक्वल टू क्या होगा mgh। तो m हमारे पास क्या होता है मास होता है इंटू g होता है, h हमें चाहिए। h हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है सेंटर ऑफ मास का इन द डायरेक्शन ऑफ ए mg के डायरेक्शन में।
तो अब अगर हम लोग लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से देखिए ये वाला डिस्टेंस हमें h डिस्टेंस चाहिए, इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से एक बात हमको पता चलता है कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास होता है L/2, यानी सेंटर ऑफ मास कितना होता है, हाफ डिस्टेंस पे होता है, तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो L/2 डिस्टेंस पे होता है। तो अब ये हाफ डिस्टेंस को दो डायरेक्शन में तोड़ दो, एक इधर और एक इधर, यानी करने L/2 का दो कंपोनेंट कर दो, L/cos थीटा और L/2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग लिखना चाहें कि अगर इसका कंपोनेंट कर देंगे L/2 इंटू क्या होगा साइन थीटा, और यहां से देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा L/2 इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बात करेंगे mgh, तो यहां से अगर बात करेंगे m और g h की जगह पे हमारा क्या होगा L/2 इंटू साइन थीटा, L/2 इंटू साइन थीटा। तो यहां से लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी या फिर रोटेटिंग बॉडी, वो हमारे पास क्या होगा mgL/2 इंटू साइन थीटा। अब यहां से एक चीज देखिएगा हमारे पास कि पोटेंशियल एनर्जी में हमें तो क्या मतलब कर रहा है कि सेंटर ऑफ मास वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव करता है, हमको तो सिर्फ उससे मतलब होता है। तो अब यहां से ये चीज देखिएगा कि ये हमारे पास एक रड है, तो रड का जो मोशन होता है ये कि ऊपर सेंटर ऑफ मास जो होता है वो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना वो मूव करता है, वही हमारा पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो अब ये रोटेटिंग बॉडी हो या बिना रोटेटिंग बॉडी, हमें तो सिर्फ कंसंट्रेट किस पे करना है, सेंटर ऑफ मास पे करना है। इसलिए जो हमारे पास लीनियर में सिचुएशन आता था वही हमारे पास क्या है, रोटेशन में भी आता है। तो रोटेशन में भी अगर हम लोग देखेंगे तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी को रिप्लेस करता है सेंटर ऑफ मास से। तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि बॉडी रिप्लेस बाई COM। हमें क्या करना है, बॉडी को रिप्लेस कर देना सेंटर ऑफ मास से, तो बॉडी रिप्लेस बाय COM, सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर देंगे। अब अगर अगला सिचुएशन अगर हम देखना चाहें कि सपोज मतलब ये हमारे पास क्या है, बेस लाइन था कि नहीं था, U इज इक्वल टू हमारे पास क्या था 0, तो रड पहले यहाँ पे था, रड हमारा पहले कुछ यहाँ पे था ऐसे, ये रड हमारा यहाँ था। अब हम ये चीज देखते हैं कि ये रड क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो जैसे वो रोटेट कर रहा है तो वो यहाँ आ जाता है, तो ऐसे करता है रोटेशन के बाद से वो यहाँ आ जाता है, दिस इज ए रोटेशन। तो अगर हम बोले कि वो 90 डिग्री पे घूम गया है, क्या घूम गया है 90 डिग्री पे, तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास देखें तो फाइनल सिचुएशन है ना, तो ये हमारे पास क्या था, इनिशियल सिचुएशन, ये हमारे पास इनिशियल सिचुएशन है, ये हमारे पास फाइनल सिचुएशन है। तो सेंटर ऑफ मास अपने पॉइंट से कितना वो डिस्प्लेस हो गया, हमें तो उससे मतलब है। तो यहां से देखेंगे तो L/2 डिस्टेंस हमारा क्या होता है, सेंटर ऑफ मास नीचे घिसक गया है, तो L/2 डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास नीचे घिसक गया है। तो अगर से पूछेंगे पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, mgh, तो यहां से हम लोग लिखेंगे m हमारा क्या होता है, मास होता है, m हमारे पास क्या है, मास है, और h हमारा क्या है, हाइट है। तो हाइट कितना नीचे आता है उसको बोलते हैं L/2, तो यहां से लिखेंगे mgL/2, तो दिस इज ए पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी mgL/2। तो हमेशा याद रखें कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है हम लोग सेंटर ऑफ मास लेते हैं, जैसे लिनियर में यूज करते थे वही से हम लोग रोटेशन में यूज करेंगे, कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि हमें ये चीज देखना है कि सेंटर ऑफ मास अपने पोजीशन से यानी बेस लाइन से वर्टिकल डायरेक्शन में कितना मूव करता है, हमें उससे मतलब है। तो अब यहां से ये चीज पता चल गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग देखेंगे वर्क डन बाय टॉर्क, यानी टॉर्क के द्वारा वर्क कितना होता है, या फिर ऐसे समझोगे कि वर्क इन रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन में वर्क हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो चीज देखिए। तो वर्क डन इन रोटेटिंग बॉडी, किसी भी एक रोटेटिंग बॉडी में वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग बॉडी, एक बॉडी रोटेट कर रहा है उसमें वर्क डन कैसे निकालते हैं, तो यहां से लिखेंगे क्या है कि वर्क डन इन रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग बॉडी में वर्क डन हम लोग कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए। तो सबसे पहली बात है कि रोटेटिंग बॉडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉडी को कंसीडरेशन करते हैं जो कि रोटेट करता हो। तो यहां से देखिएगा कि एक हमारे पास एक्सिस कोई है, दिस इज माई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा क्या है बी है, और इसमें ये चीज देखेंगे कि एक बॉडी हमारा क्या कर रहा है, वो रोटेट कर रहा है, जैसे ये है, ठीक है, ऐसे हमारा बॉडी रोटेट कर रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये हमारा एक बॉडी है ना, तो हम लोग क्या करते हैं किसी भी r डिस्टेंस पे गए, ये सपोज मान लिया हमारे पास r डिस्टेंस है, ठीक है, इस r डिस्टेंस पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक फोर्स हमारा कुछ ऐसे F फोर्स लगता है,
इसका डायरेक्शन ये है, ठीक। हमको पता है कि जैसे इसके ऊपर फोर्स लगेगा, अब वो फोर्स लगता कैसे है, जैसे ऐसे समझिए आप कि ये हमारे पास क्या है, सपोज मान लीजिए ये प्लेट है और ऐसे एक्सिस है, तो अगर ये प्लेट है ऐसे एक्सिस है तो यहाँ पे कुछ फोर्स लग रहा है, यानी टेंजेंशियली में फोर्स लग रहा है। ये हमारे पास क्या है, पूरा हमारे पास एक कोई प्लेट है, कोई सा बॉडी है, उस बॉडी पे देखेंगे तो ये हमारा एक्सिस है। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे कहीं पे फोर्स लग रहा है, तो इस फोर्स के कारण कितना वर्क होगा रोटेटिंग बॉडी में, वो चीज हमें निकालना है। तो अगर हम लोग ये चीज देखते हैं कि जैसे इसके ऊपर फोर्स लगता है, तो हम ये चीज देखते हैं कि ये वाला क्या होता है, थीटा से रोटेट कर जाता है, यानी कुछ ऐसे रोटेट कर जाता है। ये हमारे पास क्या है, डी थीटा से रोटेट करता है, यानी कहने का मतलब है कि ये हमारा बॉडी है ऐसे, तो हल्का सा ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसा बॉडी है। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ये हमारा बॉडी ऐसे, हम लोग जैसे लगाते हैं, तो जैसे ऐसे लगाते हैं तो वो हल्का सा रोटेट करता है। फिर से समझिए, ये हमारा एक्सिस है ऐसे, जैसे हम इसको ऐसे लगाते हैं तो वो हल्का सा ऐसे रोटेट करता है। तो जैसे वो हल्का सा रोटेट करता है, तो हम ये चीज देखते हैं कि ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हल्का सा डिस्प्लेस हो जाता है। तो ये वहां से देखेंगे तो इसके बीच के बीच मान लेते हैं, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारा इनिशियल डायरेक्शन है, यानी फोर्स का डायरेक्शन, और ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि एंगुलर हमारे पास का डी थीटा, ऐसे फोर्स लगा तो हल्का सा डी थीटा घूमता है, तो जैसे हल्का सा डी थीटा घूमता है, तो जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उसका डीएक्स क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो यहां से हम लेके ये हमारे पास क्या है, डीएक्स है, ये हमारे पास क्या है, डीएस है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कुछ ऐसा था, फोर्स लगने के बाद वो कुछ डी थीटा वो घूम जाता है। तो जैसे वो डी थीटा घूमता है तो वहां पे क्या होगा, डीएस हमारा लीनियर। तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि इस पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं कुछ इस टाइप से, तो वो हमारे पास क्या देखते हैं कि ये हमारे पास थीटा है, तो वो हमारे पास क्या डी थीटा घूम जाता है। तो अगर हम लोग को वर्क निकालना है तो कैसे निकाले, तो देखिए बेसिक डिफिनीशन हमारा वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये हमारा होता है बेसिक डिफिनेशन, एफ इंटू डीएस। अब यहां पे ये चीज देखिएगा कि हम लोग फोर्स लिखेंगे, तो फोर्स को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ मॉड डीएस मॉड इंटू कॉस थीटा। अब यहां पे ये चीज देखिएगा कि हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग ये चीज देखेंगे कि एफ हमारा ये हो गया फोर्स, है ना। तो अब हम लोग लिखेंगे डीएस। तो अगर हम लोग को डीएस लिखना हो तो हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को देखिए, ये हमारे पास क्या है, डीएस इंटू कॉस, ये हम लोग का, अगर अब इस चीज को छोड़िए, हम लोग ये चीज देखेंगे, डीएस को तो यही लिख देते हैं, है ना, यहां लिखते हैं एफ, है ना, इंटू कॉस थीटा। अब यहां से ये चीज देखिएगा कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये फोर्स है, फोर्स का दो कंपोनेंट कर दो, एक का कंपोनेंट इधर कर दो और एक का कंपोनेंट इधर कर दो। तो यहां से देखेंगे तो अगर फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, ये हमारा क्या होता है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब ये चीज देखिएगा, ये हमारा क्या है, एफ साइन थीटा, और ये हमारा क्या है, यहां से देखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, एफ कॉस थीटा। क्योंकि हमारे पास क्या है, थीटा ये ऐसे है, तो ऐसे जा रहा है, तो इसका एक कंपोनेंट एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा। तो यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, एफ कॉस थीटा, ये एफ साइन थीटा, ये हमारा एफ कॉस थीटा। तो इसका दो कंपोनेंट कर दिए। अब हमें पता है कि यहां से लिखेंगे डीएस। अब ये डीएस को छोड़िए, सिर्फ इस पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। एफ कॉस थीटा हमारे पास क्या है, एफ कॉस थीटा जो हमारा है, यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो हमारे पास क्या है कि एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, आर है, और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हम यहां से ये चीज बोल सकते हैं क्या, कि अगर हम लोग यहां से बोलना चाहें कि ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास क्या आर है, और ये हमारा फोर्स देखेंगे एफ कॉस थीटा हमारा क्या परपेंडिकुलर फोर्स है, आर के परपेंडिकुलर है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं एफ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एफ कॉस थीटा हमारा क्या है, इस आर के परपेंडिकुलर, क्योंकि मैंने दो कंपोनेंट, एक इसके अलोंग एक इसके अलोंग। तो अगर हम लोग बात करें, अब हमारे पास देखिएगा कि एफ हमारा क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स है जो कि आर के परपेंडिकुलर है, हमने इसको आर मान रखा है। तो अब हम लोग ये चीज देखिए कि डीएस को क्या लिख सकते हैं, तो एक हमारे पास रिलेशन होता है कि डी थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये हमारे पास होता है। अब हम लोग ये लिख सकते हैं डी थीटा, अब डीएस के जगह पे आर्क के पास हमारे पास कितना है, डीएस, और रेडियस के जगह पे हमारा कितना है, आर है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, आर, इस ये है आर, ये है थीटा इंटू डीएस। तो हमारे पास क्या होगा, डी थीटा इज इक्वल टू डीएस बाई आर, ये इनके बीच का रिलेशन होता है। अब इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लाके पुट कर देंगे। तो हमें किसके जगह पे रिप्लेस करना है, डीएस के जगह पे रिप्लेस करना है। डीएस इज इक्वल टू हमारे पास कितना, आर इंटू डी थीटा। तो डीएस इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा, इसको यहाँ पे लाके हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे हमारे पास क्या होता है, आर इंटू डी थीटा, ये हमारा क्या, एफ इंटू परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे देखिए
कि डी थीटा को बाहर निकाल, ये हमारा क्या हो आर, ये हमारा क्या हो एफ। अब हमें पता है कि पोजीशन वेक्टर और परपेंडिकुलर फोर्स, ये हमारा क्या है आर, ये हमारा आर है, ये है फोर्स। तो हमें पता है क्या है आर और एफ, आर और एफ, आर और एफ हमारे पास क्या होता है टॉर्क, आर इंटू एफ, आर इंटू एफ हमारे पास क्या हो जाएगा टॉर्क हो जाएगा। इसका मतलब यहां से हम लोग ये चीज देखेंगे कि डी थीटा की जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टॉर्क। तो अब हम लोग यहां से देखिएगा कि टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा डी इंटू थीटा। तो यहां से देखेंगे कि वर्क डन इन रोटेटिंग बॉडी, जब भी वर्क डन रोटेटिंग बॉडी में होता है तो हमेशा ये जो हमारा क्या होता है बेसिक डिफिनीशन होता है कि छोटा सा वर्क जो होता है वो क्या होता है टॉर्क इंटू डी थीटा। जैसे कि फोर्स में अगर हम लोग बात करें वर्क में तो फोर्स इंटू डीएस, फोर्स इंटू डीएस, फोर्स को रिप्लेस कर देंगे किससे, फोर्स को रिप्लेस कर देंगे टॉर्क से, थीटा को डीएस को रिप्लेस कर देंगे किससे, थीटा से। क्यों, क्योंकि रोटेशन में क्या होता है जो काम फोर्स करता है लीनियर में वही काम क्या करता है रोटेशन करता है, रोटेशन में करता है टॉर्क। जो काम डीएस लीनियर में करता है वही काम क्या करता है डी थीटा रोटेशन में हमारा करता है। तो यहां से हम लोग चीज को समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है इसका टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर हमको निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी थीटा। तो यहां से अगर हम लोग देखें वर्क इज इक्वल टू हमारा कितना इंटीग्रेशन एफ डॉट डी थीटा। अब मैं ये चीज बोलूंगा कि इफ अगर सपोज मान लेते हैं कि इफ टॉर्क इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर टॉर्क हमारा क्या है कांस्टेंट है तो वर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है टॉर्क हमारे पास बाहर निकल जाएगा और डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा थीटा। तो यहां से हम लोग को याद रखिएगा कि ये हमारा क्या है बेसिक डिफिनीशन, जो हमें को याद रखना है। ये भी हमारे पास क्या है बेसिक डिफिनीशन है। यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या है ये छोटा सा डिफिनीशन है। जब टॉर्क कांस्टेंट नहीं होगा तो ये लगाएंगे, जब टॉर्क कांस्टेंट होगा तो हम लोग ये लगाएंगे। तो जैसे हम लोग फोर्स के जगह ट्रीट कर रहे थे उसी तरह हमें क्या करना है टॉर्क के जगह ट्रीट करना है। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या था वर्क डन इन रोटेटिंग बॉडी। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग लिखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी में वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कैसे अप्लाई करें, यानी जो भी कुछ हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना सारे चीज को हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले यानी पढ़ने वाले हैं। वो लीनियर के लिए था, ये हमारे पास क्या है रोटेशन के लिए है। तो अब हम लोग लिखेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो चीज देखिएगा, है ना। तो हम लोग को पता है क्या करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है उसी से देखिए कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलता है वर्क एनर्जी थ्योरम, सिंपल से ये बोलता है कि जो भी चीज आप वर्क करते हो तो सारा वर्क जो होता है उसके चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में इन्वॉल्व होता है। तो उसको बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, मतलब कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो देखिए हमारे पास बेसिक डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है, बेसिक डिफिनीशन हमारे पास ये चीज होता है कि हमारे पास अगर देखें कि वर्क डन, है ना, वर्क डन ऑल इज इक्वल टू, अगर हम बोले वर्क डन इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है वो होता है टॉर्क इनटू डी थीटा। ये हमारे पास है बेसिक डिफिनीशन कि वर्क इज इक्वल टू क्या होगा अल्फा इनटू डी थीटा होता है। ठीक है, अब इस चीज को अगर हम लोग बोले यानी वर्क एनर्जी थ्योरम का बात करें तो बेसिक डिफिनीशन हमारे पास क्या होता है, बेसिक डिफिनीशन हमारे पास ये होता है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज होता है वो चीज हमें पता लगाना है। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे देखेंगे कि वर्क डन ऑल, ऑल का मतलब यहाँ पे होता है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल, प्लस में वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय इंटरनल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहां से ये चीज देखिएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू इतना। अब हम लोग लिखेंगे कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, एक्सटर्नल के कारण वर्क डन बाय इंटरनल विच इज इक्वल टू हाफ, है ना, हमारे पास क्या आई, हमारे पास क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्यों कि वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, इनटू ओमेगा का फाइनल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू हाफ
आई इंटू ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो दिस इज ए टोटल का वर्क एनर्जी थ्योरम। तो यहाँ से लिखेंगे कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, आई ओमेगा फाइनल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, आई ओमेगा इनिशियल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम, दिस इज ए वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब कि हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, है ना, ये हमारे पास क्या होगा फाइनल का स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा इनिशियल का स्क्वायर। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। अब हमारे पास क्या है, जो अगला टर्म हमारे पास आता है वो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम के बाद से अगर मैं है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन को हम लोग कैसे यूज करते हैं वो चीज देखिए। तो देखिए जब हम लीनियर पढ़ते थे तो हम लोग ये चीज बोलते थे कि एनर्जी कब कंजर्व होता है, एनर्जी तब कंजर्व होता है जब एक्सटर्नल फोर्स का वर्क और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क अगर जीरो होता है तो एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच जाता है, इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स। और इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है वो क्या करता है, अपना वर्क जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। यानी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है, टोटल एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है। तो हम लोग अब ये चीज पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन इन रोटेटिंग बॉडी। रोटेटिंग बॉडी में एनर्जी कैसे कंजर्व करते हैं वो चीज हम लोग आपको बताना चाह रहे हैं, है ना। अगर आप लोग ये चीज देखिए, इसका प्रूफ भी अगर आपको चाहिए तो हम आपका प्रूफ भी दे देते हैं। अगर सपोज मान लो कोई बोले कि सर इसका प्रूफ चाहिए तो इसका प्रूफ देखिए हम लोग क्या लिखते हैं। तो हमें पता है कि वर्क इज इक्वल टू वर्क ऑल इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक नहीं, तो वर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, तो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, टॉर्क इंटू डी थीटा, ये चीज हमारे पास आता है। अच्छा, टॉर्क को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो टॉर्क को हम लोग लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा इंटू डी थीटा, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई इंटू अल्फा। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा कि आई हमारे पास छोड़िए, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं डी ओमेगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओमेगा इंटू डी ओमेगा डिवाइडेड बाई डी थीटा इंटू ओमेगा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई डी थीटा। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ये कैसे हो गया, तो हम लोग के पास एक फॉर्मूला था ओमेगा इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, वी डीवी बाई डी एक्स, ये हमारे पास होता है। अब डी थीटा से डी थीटा यहाँ पे क्या कर दो, कट कर दो। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें वर्क डन ऑल इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या होता है आई, है ना, ओमेगा इंटू डी ओमेगा। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है ना। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, तो जीरो से यानी ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल, है ना, क्योंकि एनर्जी का जो चेंज होता है क्या, इनिशियल से फाइनल। तो ओमेगा इनिशियल से ओमेगा फाइनल का बात करें तो हमारे पास क्या है, आई तो हमारे पास कांस्टेंट होता है, किसी भी एक्सिस के अबव किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी बॉडी का क्या होता है, फिक्स होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो ओमेगा इंटू ओमेगा, तो ओमेगा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, है ना, ये हमारे पास क्या होगा, ओमेगा इनिशियल ओमेगा फाइनल विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें आई बाई 2, है ना। अब यहाँ से लिखेंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर, ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस में ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करना चाहें तो यहाँ से ये चीज देखिएगा कि हमारे पास क्या होगा, आई बाई 2 ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस में आई बाई 2 ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। यहाँ से हम लोग का प्रूफ हो गया कि टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा। तो टोटल वर्क इज इक्वल टू रोटेशनल चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से हम लोग आपको डायरेक्ट बताया, यहाँ हमने आपको प्रूफ करके बता दिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एनर्जी कंजर्वेशन। अब हम लोग ये चीज देखेंगे कि एनर्जी कंजर्वेशन कैसे यूज करते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है, उसको यूज करने का तरीका क्या होता है ना, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए हम लोग क्या करेंगे, लगाते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे उस चीज को देखिए। हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, तो हमें यहां से लिखूंगा कि अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन में वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब क्या होता है उस चीज को देखिए। हमें पता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम इन रोटेशन, वर्क डन बाय ऑल
वर्क डन ऑल इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि टोटल वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होता है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। तो टोटल वर्क का मतलब यहाँ पे ये देखें कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, प्लस में वर्क डन इंटरनल इज इक्वल टू क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे देखिएगा कि वर्क डन एक्सटर्नल, अब इंटरनल वर्क डन बाय एक्सटर्नल कंजर्वेटिव हो नॉन कंजर्वेटिव से हम कोई मतलब है, टोटल वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल। यहाँ से देखेंगे वर्क डन बाय इंटरनल। अगर हम लोग बात करें कि वर्क डन एक्सटर्नल, है ना, इसमें होता है दो तरह का, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस में वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू हमारे पास जो होगा, हमारे पास होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि टोटल वर्क डन एक्सटर्नल प्लस में टोटल वर्क डन इंटरनल कंजर्वेटिव प्लस में टोटल इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, फाइनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे एक चीज हमें को ये चीज देखिएगा कि अब हम लोग इसको कैसे करेंगे। तो अब हम लोग क्या करें, इसके ऊपर कंडीशन लगा देते हैं। कंडीशन क्या है, उन्होंने बोलते हैं कंडीशन अप्लाई करते हैं, कंडीशन अप्लाई, कंडीशन अप्लाइड कंडीशन, हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं। वो क्या बोलता है, उन्होंने बोलता है कि इफ वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एंड वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, ये क्या होना चाहिए, इज R0, R0। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग बात करें कि एक्सटर्नल वर्क, यानी जो भी एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा उसका वर्क और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव का वर्क अगर वो 0 हो जाएगा तो यहां पे देखेंगे देन मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा, देन मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी जो होगा, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व होगा, मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या होगा, कंजर्व होगा। अब यहाँ पे चीज देखिएगा उसके बाद से सिनेरियो कैसे होगा, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या होगा, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पे देखिएगा कि हमें एक चीज पता है, क्या पता है कि जो भी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव होता है वो क्या करता है, अपने पोटेंशियल एनर्जी में चेंज करता है। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो हमारे पास ये जो होता है कि वर्क डन बाय इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव, है ना, कंजर्वेटिव, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव जो हमारा होता है वो क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। यानी जो भी इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव होता है उसका जो वर्क होता है हमारे पास क्या, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वही कैसे डिफाइन किया जाता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड बाय माइनस में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना। तो अब इसी चीज को हम लोग यहाँ लाके पुट कर सकते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देंगे, तो माइनस में क्या होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा के। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे तो इसको माइनस तो यही लिखेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो यहाँ पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, है ना। ये चीज हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को लिखना है। अब इस इक्वेशन को कैसे लिखते हैं उस चीज को देखिए। तो इसी इक्वेशन को अगर हम लोग लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे उस चीज को देखिए। यहाँ पे देखिए, तो u फाइनल माइनस में, है ना, यहाँ से देखेंगे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको करते हैं, जैसे इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो u इनिशियल हमारे पास प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस होगा तो उधर फेंक देंगे, तो उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसे समझियो कि ये हमारे पास क्या, इसको इससे माइनस कर देंगे तो माइनस में u फाइनल, है ना, प्लस में u इनिशियल, विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पे ये चीज देखिए, इसको हम लोग इधर फेंक देंगे तो ये हमारे पास यू इनिशियल, इसको इधर फेंक दें, इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, प्लस में पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। तो यहाँ से देखिएगा कि एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा।
इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी, यानी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी जितना है वही क्या होगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो इनिशियल और फाइनल में देखेंगे तो एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, यानी एनर्जी क्या होगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग होगा वो कब होगा, वो तब होगा जब एक्सटर्नल का वर्क और नॉन कंजर्वेटिव का वर्क अगर जीरो हो गया तो फिर यहां से देखेंगे तो एनर्जी क्या होगा, कंजर्व हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन लेके देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछता है ना। क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका है वो क्या क्या है, तो देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछता है, इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। अब हम लोग क्या करें, हर चीज को अप्लाई कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी जो पढ़े उसको भी यूज करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम को यूज करेंगे, यानी जितना कुछ पढ़े हैं सारे चीज को हम लोग क्या करते हैं, यूज करने वाले हैं। देखिए आपके सामने दो क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन, क्या बोलता है, क्वेश्चन ये बोलता है कि सपोज मान लेते हैं कि एक हमारे पास ऐसे कुछ रड है लाइक दैट, है ना। ये हमारे पास कोई ऐसा रड है, उन्होंने बोला है कि इसका मास क्या है, इसका मास m है और लेंथ l है, और उसको यहां से पाइवट किया गया है ना। रॉड हमारा मास m है, लेंथ l है। अब उन्होंने बोला है कि मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, केस 1, और फिर उन्होंने बोला है कि केस 2 का बात करते हैं, ये केस 1 है, ये केस 2 है। अब यहां से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, एक हमारे पास डिस्क है, ये हमारे पास कुछ ऐसे एक हमारे पास डिस्क है, और उस डिस्क को देखेंगे तो यहाँ पे वो क्या गया है, हिंज किया गया है। यानी ये हमारे पास एक रड है ना, जिसका मास m है, लेंथ l है। एक हमारे पास डिस्क है जिसका मास क्या है, जिसका मास m है और जिसका रेडियस r है। अब उन्होंने ये चीज बोला है कि केस 1 केस 2 इफ रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर हम इसको रिलीज करते हैं रेस्ट से, उन्होंने बोला कि इफ इट रिलीज्ड from rest, if it is released from rest, अगर हम रेस्ट से रिलीज करते हैं, then find the angular kinetic energy, angular velocity of rod, है ना, angular velocity of rod and disk, है ना। ये हमारा क्या है, रड है, ये हमारा क्या है, डिस्क है, ठीक। और उन्होंने ये चीज बोला है कि ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन में है, इन वर्टिकल प्लेन, ये हमारा क्या है, वर्टिकल प्लेन में है ना, वर्टिकल प्लेन में। अब देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात है, सॉल्व करने का तरीका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, फिर सेकंड वाले को केस लेंगे। तो फर्स्ट केस का क्या होता है उसे देखिए कि फर्स्ट केस में हम लोग ये चीज देखते हैं कि अच्छा, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड एंड डिस्क इन वर्टिकल प्लेन। कब लिखना है, व्हेन इट रोटेट 90 डिग्री, व्हेन इट रोटेट 90 डिग्री, व्हेन इट रोटेट 90 डिग्री। जब वो 90 डिग्री रोटेट कर देता है तब हमें उसको निकालना है। तो जब वो 90 डिग्री रोटेट करता है तो कैसे निकालते हैं उस चीज को देखिए कि ये उसका क्या है, इनिशियल पोजीशन है ना, कुछ इस टाइप का इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन का अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऐसे होता है ना, कुछ हमारे पास ऐसे होता है। तो अगर हम बात करें, ये हमारा इनिशियल पोजीशन, ये हमारा फाइनल पोजीशन है। तो अब हम लोग चीज देखते हैं कि जब वो 90 डिग्री घूमता है तो उसके पास कुछ ना कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगा, मान लेते हैं ओमेगा है। तो अगर हम लोग बोले कि यहां से यहां आता है तो इसके पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। अगर वो इस एक्सिस के अबाउट निकल रहा है तो कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास नहीं है। एक्सटर्नल टॉर्क हमारे पास कोई ऐसा टॉर्क नहीं है जो एक्सटर्नल वर्क कर सकता है। तो यहां से अगर हम लोग ये चीज देखना चाहें कि कोई हमारे पास एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है जो हम लोग को वर्क करेगा, तो अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि लेट कंसीडर रॉड प्लस अर्थ एज ए सिस्टम। अगर हम लोग ये बोले कि रॉड को और क्या करें हम लोग, अर्थ को अगर सिस्टम में ले लें
तो कोई हमारे पास एक्सटर्नल वर्क नहीं है, कोई हमारे पास नॉन इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये देखेंगे कि हमारे पास जो नील का फोर्स है, यानी जो हमारे पास टेंशन यहाँ पे नॉर्मल का फोर्स लगा रहा है, वो क्या है, 0 है। तो हम लोग यहाँ से कैसे लिखेंगे, तो हमें पता है कि हमारे पास का एनर्जी कंजर्व होगा, देन एनर्जी विल बी कंजर्व एज सिस्टम, देन एनर्जी क्या होगा, देन एनर्जी कंजर्व होगा, देन मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व, मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। अब यहाँ पे चीज देखेंगे कैसे हम उसको यूज करते हैं। तो हमारे पास यू इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या था, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या था, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 था। क्यों? वो इसलिए 0 था कि यहाँ पे हम लोग क्या माना है, ये हम लोग को माना है बेस लाइन, यानी u इज इक्वल टू हमने क्या माना है, 0। तो यहाँ पे ये 0 ये 0, उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल करने का मतलब है कि जब वो यहाँ आता है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना हो जाएगा, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो होगा हाफ I इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस में यहाँ से देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो यहाँ से देखेंगे इसका सेंटर ऑफ मास कितना आया है, L/2 डिस्टेंस पे आया है। तो सेंटर ऑफ मास जो होता है वो L/2 डिस्टेंस पे मूव करता है। तो L/2 डिस्टेंस पे मूव करता है, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या होगा, mg और माइनस में क्या होगा, h/2 L/2। क्यों? इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से सेंटर ऑफ मास कितना नीचे आता है, वर्टिकल डायरेक्शन में, L/2। तो अब हम लोग को बोलेंगे ये है माइनस, तो ये कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो यहाँ से भी देखेंगे तो m ये हमारे पास इधर आएगा, तो इसको बोलते हैं क्या, mg, है ना, mg h/2 विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कितना होगा, I ओमेगा स्क्वायर बाई 2। ये हमारे पास कट गया। अब यहाँ पे देखेगा कि इसके ऊपर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसका हम लोग लिख सकते हैं क्या, ml स्क्वायर बाई 3 ओमेगा स्क्वायर, m से m हमारा कट गया, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें कि हमें क्या चाहिए, ओमेगा, तो यहाँ से देखेंगे h/2 नहीं है, ये हमारे पास क्या, L/2, तो एक हम लोग यहाँ से काट सकते हैं। तो बच क्या गया, g यहाँ बचा, 3 यहाँ बचा, तो यहाँ से बोलेंगे तो ये होगा 3g, और ये वाला L बाई नीचे बच गया। तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ओमेगा का अगर हम लोग देखने जाए तो ओमेगा इज इक्वल टू हमारे पास कितना होगा, रूट के अंदर 3g/L। दिस इज ओमेगा, यानी जब रड हमारा वर्टिकल में आ जाएगा तो ओमेगा हमारे पास कितना होगा, ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर 3g/L। तो दिस इज ए ओमेगा व्हेन वो रोटेट करेगा 90 डिग्री पे। अब हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, केस 2 में देखते हैं। तो अब हमको ये चीज देखेंगे केस 2 में हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास कुछ ऐसे रखा था, तो जैसे हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो वो ऐसे आ जाता है, मैंने कहने का मतलब कि वो ऐसे था, है ना, वो ऐसे था। अब जैसे हम इसको यहाँ से छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाता है, 90 डिग्री। मान लो वो ऐसे था तो 90 डिग्री आया कि नहीं आया, ऐसे आया। अब हमारे पास डिस्क है, तो अगर हमारे पास डिस्क है इसका मतलब ये है कि ऐसे वो डिस्क है, और हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट पे इसको हिंज किए, तो जैसे इसको छोड़ते तो ऐसे आता है। तो जब वो यहाँ से यहाँ आता है ना, तो उस समय इसका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है वो चीज हमें पता लगाना। ये ऐसे था, वो ऐसे रोटेट हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो जब वो ऐसे रोटेशन होगा, जब इसको हम लोग ऐसे छोड़ेंगे तो कहाँ रोटेशन होगा, वो चीज को देखिएगा। अब उन्होंने ये चीज बोल रखा है कि ये हमारे पास क्या है, सेंटर से लाई कर रहा है। अब यहाँ पे चीज देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन होगा, है ना, केस 2 का। केस 2 का बात करते हैं। तो केस 2 का अगर हम लोग बात करें तो इनिशियल पोजीशन हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है कुछ इस टाइप का। जब हम इसको छोड़ते हैं तो फाइनल पोजीशन हमारे पास क्या होता है, उस चीज को देखिएगा कि ये हमारे पास हिंज है, ऐसे इसको छोड़ते हैं तो वो कुछ इस टाइप से आ जाता है। ये वाला हमारा क्या है, हिंज का हिंज ही है। तो जैसे हम इसको छोड़ते हैं तो वो कुछ ऐसे आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इसका हम लोग क्या करना है, एनर्जी को लिखना है। क्यों? यहाँ पे बोलेंगे कि रड, सपोज मान लेते हैं रड ने ये डिस्क और हमारा अर्थ एज ए सिस्टम है, तो डिस्क और अर्थ हमारा एज ए सिस्टम है। तो यहाँ से देखेंगे कि कोई हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट नहीं है जो वर्क करेगा, और कोई इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा। तो इस केस में भी मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बोलना चाहें कि अगर हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, बेस है, यानी u इज इक्वल टू 0 है, इस लाइन पे u इज इक्वल टू 0 है। तो अभी हम लोग देखें तो अब ये क्या रेस्ट से छोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे u इज इक्वल टू 0 है। अब लेकिन अगर सपोज मैंने वो ऐसे आया है, तो यहाँ पे इसको देखेंगे तो इसका रोटेशन जो होता है वो ओमेगा, यानी ओमेगा से वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इस जगह पे अगर हिंज करते हैं तो वो ओमेगा से ऐसे घूम रहा है। तो अब हमें क्या लिखना है, उस चीज को देखिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा, है ना। तो यहाँ से लिखेंगे मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई, मैकेनिकल एनर्जी
कंजर्वेशन, हम लोग को अप्लाई करना मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब हम लोग लिखेंगे क्या हो, यू इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना। तो यहां से देखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 0, क्योंकि बेस लाइन पे सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई कर रहा, बेस लाइन पे। फिर उसके बाद से लिखेंगे प्लस पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, 0, क्योंकि ओमेगा 0 है। जब यहाँ पे देखेंगे फाइनल, तो जब वो फाइनल आता है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमने मान ही रखा। उसके बाद से ये देखेंगे नहीं पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी है, तो वहां से देखेंगे तो वो कितना नीचे आया। तो देखिए सेंटर हमारा यहाँ होता है, ये हमारा है बेस लाइन, तो यहाँ से देखेंगे सेंटर से वो नीचे कितना आता है, आर डिस्टेंस पे आता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे इसको हिंज करते हैं, जैसे इसको छोड़ते हैं, जैसे इसको छोड़ते हैं तो आर डिस्टेंस पे नीचे आता है, यानी यहाँ से यहाँ आ जाता है। तो अगर हम लोग बोले तो वो कितना रहा, इस बेस लाइन से आर डिस्टेंस नीचे आता है, माइनस में एम जी आर, ये हमारे पास हो गया। प्लस में हमारे पास क्या हो, काइनेटिक एनर्जी, ये हमारे पास कितना होगा, हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे तो इसको हम लोग इधर फेंक देंगे, तो ये क्या होगा, एम जी आर इज इक्वल टू हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम बात करें किसी भी डिस्क का किसी एक्सिस के अबाउट, तो वो हमारे पास कितना होता है, तो हम लोग लिखेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्यों, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम इसलिए करेंगे क्योंकि सेंटर का तो हमें पता है ml स्क्वायर बाई 2 होता है, mr स्क्वायर बाई 2 होता है सेंटर के बॉस, लेकिन ये हमारे पास सेंटर पे नहीं है, ये हमारा क्या है, किसी एक साइड पे है। तो जैसे हम लोग आपको इसको बता भी रखे थे, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं को ये चीज देखिए, ये हमारा कुछ ऐसा है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्योंकि हमें इसके अबाउट पता है, इसके अबाउट नहीं पता, तो हमें क्या करना, पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि जब भी हम लोग किसी दूसरे एक्सिस के अबाउट निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला हमारा तो ICM प्लस में MD स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या हो, आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वो कितना होगा, mr स्क्वायर बाई 2 सेंटर के अबाउट इज इक्वल टू इसका मास क्या है, m, और इसके d का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। तो अब हमें क्या करना है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है इनटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहां से देखेंगे ये हमारे पास क्या, mgh है ना, ये हमारे पास कितना होगा, हाफ, इसको बोलेंगे ये में कितना 2, तो mr स्क्वायर प्लस में कितना 2mr स्क्वायर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि इन दोनों को ऊपर लेके चल जाएंगे, तो ये हमारा कितना का 4mgh, 4mgh, h की जगह पे हमारे पास कितना है, r है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, r है। क्यों, क्योंकि ये कितना r डिस्टेंस आ रहा है, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें तो ये वो इधर चला गया, तो यहाँ से बात करेंगे तो ये कितना है 2, तो ये कितना होगा 3mr स्क्वायर इंटू ओमेगा, है ना, क्योंकि ये है 2 और ये मिल गया तो कितना हो गया 3। अब यहाँ से देखेंगे तो m खत्म, है ना, ये है एक r से एक r खत्म, ठीक है। उसके बाद से अगर हम लोग बोले तो यहाँ बच क्या जाता है, यहाँ बच जाता है 4g, और ये वाला मेरे पास 3 इंटू आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे क्या है कि 4, तो 4g, यहाँ पे क्या बचा है 3 नीचे r नीचे, ये ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट के अंदर 4g बाई r 3। दिस इज ए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए डिस्क, यानी जब डिस्क यहाँ पे आ जाएगा तो इसका क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी इतना होगा। तो बेसिक हमने ये चीज देखा कि रड को और अर्थ को मैंने एज ए सिस्टम मान लिया, डिस्क को एज ए सिस्टम मान लिया, तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, कंजर्व होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन लेके देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप से आपको पूछता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो चीज को देखिएगा, है ना। अब थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करते हैं, है ना, ज्यादा इसमें एप्लीकेशन तो नहीं है आप लोग को, ये जो आप लोगों ने लीनियर में पढ़ा सिर्फ उसी तरह का होता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा ये चीज बोलता है कि इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, बोल रहा है कि एक हमारे पास रड है जिसका मास m है, लेंथ l है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसे हम लोग क्या करते हैं, रेस्ट से रिलीज करते हैं इन वर्टिकल प्लेन, यानी वर्टिकल प्लेन इसमें क्या है, जी को कंसीडर करना है ना। देन फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रॉड व्हेन इट रोटेट थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, यानी कहने का मतलब है कि जब ये रोटेट करेगा थीटा एंगल से, तब हमें क्या करना है, इसका एंगुलर वेलोसिटी बनाना है। और उसके बाद से क्या क्या बनाना है, एंगुलर वेलोसिटी अल्फा, फाइंड द हिंज फोर्स अप्लाई बाय फाइंड फोर्स अप्लाई बाय हिंज, यानी कहने का मतलब ये है कि अभी वो क्या है, अभी वो ऐसे है ना, ये ऐसे है। वो बोलता है कि अगर सपोज मान लो इसको थोड़ा सा ऐसे हम टिल्ड करते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल से कोई थीटा एंगल बनाएगा, वो अभी ऐसे है, जैसे इसको हम लोग ऐसा हल्का सा छोड़ते हैं तो वो क्या करता है, हॉरिजॉन्टल से नीचे थीटा एंगल बनाता है। तो जब वो एंगल थीटा बनाता है तो उस समय उसके पास ओमेगा कितना होगा, अल्फा कितना होगा, है ना, इन सारे चीज को हम लोग क्या करना है, पता लगाना है। तो अब हम लोग क्या करते हैं,
पता लगाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि देखिए इसको हम लोग दो मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड क्या होता है, टॉर्क एंड फोर्स लगा के, है ना, क्या लिखो कि बीडी बना, उसके ऊपर फोर्स लिखो, फिर उसका टॉर्क निकालो, वहां से अल्फा निकालो, फिर उसको इंटीग्रेट कर इंटीग्रेट करने के बाद से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये ओमेगा आ जाएगा। लेकिन इसके बाद से आज हम लोग जो पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम हो गया या फिर एनर्जी कंजर्वेशन हो गया, इन सारे चीज को यूज करके हम लोग भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग उसी चीज को यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है कि वो अभी कुछ इस टाइप से था, यानी उसका जो ओरिएंटेशन था वो ऐसे था, लेकिन कुछ समय बाद से अगर देखें तो वो कुछ उसका एंगल ऐसा बन जाता है, कुछ उसका एंगल ऐसे बनता है ना। तो वो कितना से जाता है, थीटा एंगल से। तो जब वो थीटा एंगल पे आ जाता है उस समय हमें क्या करना है, उसका अल्फा बताना है, उसका एंगल बताना है, सब कुछ बताना है, ठीक है। तो जब वो यहाँ आ जाएगा तो हम मान ले रहे हैं कि ओमेगा हो गया, है ना, और इसका एंगुलर वेलोसिटी अल्फा हो गया। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा कि ओमेगा तो हम फटाक से निकाल लेंगे, कैसे कि यहाँ से हम लोग क्या मानते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, बेस लाइन है। बेस लाइन का मतलब है u इज इक्वल टू 0 हो गया हमारा, ये हमारा क्या है, बेस लाइन है ना, बेस लाइन है। यहाँ पे u इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्वेशन लगना है। क्यों, इसलिए एनर्जी कंजर्वेशन लगाना क्योंकि हम लोग अर्थ और रड को मान चुके हैं, क्या कंसीडर माने कि दोनों क्या है, सिस्टम है, एक इनसाइड द सिस्टम है, और हिंज फोर्स जो है वो ऐसा फोर्स है जो कोई वर्क नहीं करता है। तो यहां से अगर हम लोग लगाना चाहें तो क्या लगाएंगे, उस चीज को देखिए कि अगर मैं लगा अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम या अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन, है ना, ये मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, वो ये बोलता है u इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू u फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब चूंकि ये रोटेशन कर रहा है तो रोटेशन अगर हमको करेगा तो रोटेशन काइनेटिक एनर्जी, रोटेशन पोटेंशियल एनर्जी हमें लगाना पड़ेगा। तो अब हमारे पास देखिएगा कि इनिशियली उसके पास क्या था, जीरो पोटेंशियल था, क्योंकि वो यहाँ पे था और यहीं पे हमने क्या माना, जीरो मान रखा। दूसरी बात, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, अगर रेस्ट से हम रिलीज करते तो उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, विच इज इक्वल टू, अगर हम लोग बात करें यू फाइनल मतलब ये हो गया कि यहां से यहां तक आता है तो हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितना होगा। तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे 0, इसके ऊपर पॉजिटिव, इसके नीचे निगेटिव है। तो यहां से हम लोग को पता है कि जब भी पोटेंशियल एनर्जी का बात करते हैं तो हम सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेस देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेस होता है उस चीज को हम लोग देखते हैं। तो यहां से अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ मास, यहां से नीचे वो डिस्प्लेस हो जाएगा, कुछ ये हमारा ऐसे डिस्प्लेस हो गया। तो अब हमें क्या करना है, ये निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास पता है कि ये हमारे पास l/2 डिस्टेंस है, ये हमारे पास क्या है, l/2 डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है, l/2 डिस्टेंस। इस l/2 डिस्टेंस का दो डायरेक्शन में कर दो, एक इधर और एक इधर, यानी l/2 का हम लोग क्या करेंगे, कंपोनेंट कर देंगे, एक इधर और एक इधर। तो इधर अगर हम लोग कंपोनेंट करेंगे तो ये हमारा कितना, l/2 cos थीटा, और यहां से अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे पास कितना हो जाए, l/2 इंटू साइन थीटा। तो अब हमें पता है कि हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो l/2 साइन थीटा। तो यहां से अगर हम लोग बोलना चाहें कि माइनस में, इसलिए कि क्योंकि बेस के नीचे है तो वो क्या होगा, mgh, है ना, साइन थीटा, mg l/2 क्योंकि h की जगह क्या है, l/2 साइन थीटा, है ना। उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी तो हाफ, है ना, आई ओमेगा स्क्वायर का मतलब हमारा आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसी भी एंड पॉइंट पे फिक्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, वो होता है ml स्क्वायर, है ना, ml स्क्वायर बाई 3 इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब इस चीज को हम लोग का ये माइनस का है तो इधर फेंक देंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस का mg/2 l साइन थीटा, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें कि ml स्क्वायर ओमेगा, ये कितना होगा 6। अब यहां से देखिएगा इसको हम लोग काट देंगे तो कितना बचेगा, 3, m से m काट दो, l से l काट दो, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, g साइन थीटा, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, l ओमेगा का स्क्वायर, ये क्या है 3। अब यहां से देखिएगा 3 हुआ जो है हमारा यहाँ आ जाएगा, l हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा। तो यहां से देखिएगा कि ये वाला 3 हमारा इधर चला जाएगा, तो 3
जी साइन थीटा, और ये एल कहाँ जाएगा नीचे, और स्क्वायर को हम लोग हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ से आ गया ओमेगा। लेकिन अब हमें क्या बताना है, ओमेगा तो फाइंड आउट हो गया, अब हमें अल्फा भी बताना है। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी अल्फा अगर बताएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क को कंसीडर करेंगे, क्योंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, यानी टॉर्क इज इक्वल टू क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखना चाहें तो हम लोग क्या लगाएंगे, अप्लाइंग ए टॉर्क इक्वेशन, तो लिखेंगे कि सॉल्व करेंगे कितना, पार्ट 2 है ना, पार्ट 2 का बात करेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, आई इंटू अल्फा, नेट टॉर्क इज इक्वल टू नेट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब हमें टॉर्क निकालना है। टॉर्क हम लोग किसके अबाउट निकालेंगे, तो टॉर्क हम अबाउट हिंज निकालेंगे, क्योंकि ये फिक्स है। अब यहाँ पे ये चीज देखिएगा, टॉर्क हमको निकालना पड़ेगा। तो अब यहां से एक चीज देखिएगा, टॉर्क का मतलब क्या होता है, टॉर्क का मतलब कि आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ का मतलब ये होता है कि आर और एफ दोनों क्या है, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो उस चीज को निकालने के लिए हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, लाइन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमको चाहिए, तो ये है लाइन ऑफ फोर्स। तो लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा कितना है, वो इसके अबाउट घूम रहा है, तो ये हमारा कितना है, आर, ये हमारा क्या है, आर, ये हमारा क्या हो गया, एफ। तो यहां से अगर हम देखें तो लाइन ऑफ फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल बाई कॉस थीटा है, तो टॉर्क इज इक्वल टू हमारा कितना होगा, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। तो टॉर्क हमारे पास कितना होगा, एल बाई 2 इंटू कॉस थीटा है ना, इंटू एम जी, विच इज इक्वल टू आई। आई हमारे पास कितना होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाई 3 है ना, एंड पॉइंट से बोलेंगे तो एम एल स्क्वायर बाई 3। उसके बाद से क्या हो गया, अल्फा, एम से एम कट गया, एक एल से एक एल कट गया है ना। तो अब बच क्या गया हमारे पास, 3 इधर चला जाएगा, तो 3/2 cos थीटा जी है ना, डिवाइडेड बाय एल, ये हमारे पास क्या होगा, अल्फा। दिस इज ए अल्फा, 3/2 cos थीटा जी बाई एल इज इक्वल टू क्या हो गया, अल्फा। अब हमारे पास क्या चाहिए, अब हमको लगाना हिंज फोर्स कितना अप्लाई करता है। तो देखिए पार्ट 3 का बात करें, पार्ट 3 का अगर हम लोग बात करें, हिंज फोर्स चाहिए, तो हमें पता है कि वो तो पहले ऐसे था, ये कुछ ऐसे डायरेक्शन में है ना, ऐसे डायरेक्शन में, अब वो जो है वो ऐसे डायरेक्शन में हो गया है। तो अगर वो अब ऐसे डायरेक्शन में हो गया, कुछ इस टाइप से हो गया, तो वो कितना से रोटेट किया है, तो वो रोटेट जो किया है वो थीटा से रोटेट किया है। अब यहाँ पे इस चीज देखिएगा कि जब भी हम लोग को हिंज फोर्स होता था तो हम आपको क्या बोलते थे, हम आपको ये चीज बोलते थे कि आपको क्या करना है, आपको इसको 2 डायरेक्शन में तोड़ लेना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो अब कहने का मतलब कि जो हमारा फोर्स होगा उसको 2 डायरेक्शन में छोड़ दो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। लेकिन अगर हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल अगर हम लोग इसको तोड़ देंगे तो हमारे लिए क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों कॉम्प्लिकेटेड होगा, उस चीज को देखिए। देखिए अगर हम बोले सेंटर ऑफ मास को यहाँ पे है, तो इसके पास 2 एक्सेलरेशन होगा, एक तो वो एक्सेलरेशन होगा जिससे वो क्या सर्कुलर मोशन करेगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एसी, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू हमारे पास होगा ओमेगा स्क्वायर इंटू एल बाई 2। यही होता है ना। ओमेगा किस एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम रहा है और एक्सिस से उसके बीच का डिस्टेंस कितना है, तो एल बाई 2। तो यहाँ पे देखिए, अच्छा दूसरा हमारे पास क्या है, ये है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, और जो दूसरा एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास का क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर टू क्या होगा, परपेंडिकुलर टू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर टू आर होगा। ये सपोज मान लेते हैं कि कोई चीज अगर ऐसे मूव कर रहा है, तो यहां से अगर देखेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अल्फा इंटू आर। तो हमारे पास देखेंगे तो ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो यहां से हम लोग देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का पाथ ये है, तो उसके परपेंडिकुलर होता है। तो ये हमारे पास कितना होगा, अल्फा इंटू एल बाई 2। तो यहां से देखेंगे तो हमारे पास 2। अब यहाँ पे देखिएगा, एक तो हमारा एलोंग द रॉड है और दूसरा हमारा क्या है, परपेंडिकुलर टू द रॉड है, क्योंकि हमेशा L बाई 2 के परपेंडिकुलर होगा, यानी रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि ये इस सर्कल में घूमेगा। अब यहाँ पे चीज देखिएगा, अगर हम लोग ऐसे मान ले कि हॉरिजॉन्टल वाला मान ले और वर्टिकल वाला मारते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी 2 कंपोनेंट, इसका भी 2 कंपोनेंट, इसका भी हॉरिजॉन्टल, ये तो हॉरिजॉन्टल में है नहीं, क्या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में, ये भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल के बीच में है। तो अब लोग क्या करना पड़ेगा, इसका भी 2 कंपोनेंट, इसका भी 2 कंपोनेंट, उसके बाद से हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। देखिए ट्रिक क्या है, ट्रिक हमारा ये है कि हमें पता है कि अगर वो ऐसे मूव कर रहा है तो हमेशा हिंज फोर्स 2 डायरेक्शन में लेके आएगा। कौन, एलोंग द रॉड और परपेंडिकुलर टू द रॉड, 2 ही तरह से लगेगा फोर्स, एक एलोंग द रॉड और वो परपेंडिकुलर रॉड। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मान के ऐड करोगे तो आंसर क्या आता है, सेम आता है।
तो अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल वर्टिकल करेंगे तो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा। क्यों? क्योंकि इसका भी 2 कंपोनेंट करना पड़ेगा, इसका भी 2 कंपोनेंट करना पड़ेगा, जो कि आसान नहीं है। तो हमारे लिए सबसे बेहतर क्या है, हम ये चीज मानेंगे अलोंग द रॉड एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड, 2 डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो उसके बाद उसको ऐड कर देंगे। तो अलोंग द रॉड अगर हम बात करें तो n इंटू ए का मतलब कि नॉर्मल फोर्स बाई हिंज अलोंग द रॉड। उसके बाद से अगर हम लोग देखें तो हमारे पास क्या होगा, एक हमारा होगा परपेंडिकुलर का बात करेंगे तो n इंटू पी परपेंडिकुलर। अब हमारे पास क्या है, सब अपने पास पता है, निकाल लेंगे। अब यहाँ पे चीज देखिएगा कि यहाँ पे एक और फोर्स लगेगा, यही हमारे पास क्या है, 2 एक्सीलरेशन है, एक फोर्स और है। कौन सा फोर्स? mg का फोर्स। तो अगर हम लोग देखेंगे कि mg का फोर्स अगर देखें तो mg का फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे के डायरेक्शन में लगता है। अगर हमको नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जो है वो हमारे पास, ये हमारे पास कितना है, थीटा है। ये हमारा थीटा, यानी रड हॉरिजॉन्टल से रड कितना थीटा एंगल बनाता है। तो ये हमारा क्या है, रड हॉरिजॉन्टल से कितना थीटा बना रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये कितना थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा है, ये क्या है 90 माइनस थीटा, और ये हमारा क्या है, थीटा है। तो अगर हम लोग ये चीज देखें, इसका 2 कंपोनेंट कर दो। एक तो हम लोग क्या करेंगे, इसका इधर कंपोनेंट करेंगे, वो हमारा कितना होगा, mg cos थीटा। और यहां से अगर बोले कि इस एक तो हम लोग इस डायरेक्शन में करेंगे तो वो कितना होगा, mg sin थीटा, mg sin थीटा। तो एक होगा mg cos थीटा, दूसरा होगा mg sin थीटा। तो 2 डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस along द और परपेंडिकुलर हम लोग क्या करेंगे, एनलम लगा लेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हैं। तो देखिए हम लोग पास क्या है, तो इस डायरेक्शन में देखा जाए तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, 2 फोर्स है। तो हमारे पास पता है कि n पॉजिटिव होगा और mg sin थीटा निगेटिव होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है वो प्लस मानते हैं, विच इज इक्वल टू, अगर हम बात एक्सेलरेशन हमारे पास कितना होगा, मास इंटू ओमेगा स्क्वायर L/2। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर। तो यहां से अगर हम लोग देखें तो एक्सेलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में, इसका मतलब ये है कि mg cos थीटा माइनस में n इंटू पी हमारा क्या, परपेंडिकुलर, विच इज इक्वल टू इसका एक्सेलरेशन। तो इसका एक्सेलरेशन अगर हम बोले परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन कितना हमारा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन अल्फा इंटू L/2। अब यहाँ से ये चीज देखिएगा, आराम से निकाल सकते हैं। अल्फा हमें पता है, अल्फा हमें कहाँ पता है, ये वाला अल्फा पता है। इस अल्फा को हम लोग यहाँ लाके रख देंगे, है ना। एक इक्वेशन P है, एक इक्वेशन N है, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, इस ओमेगा का वैल्यू को कहां से लाना है, यहाँ से ओमेगा का वैल्यू लाना है ना, यहाँ से लाके यहाँ पुट कर दो, ठीक है। उसके बाद से ये हमारा सिर्फ एक वेरिएबल है ना, ओमेगा का वैल्यू रख दो तो ये निकल जाएगा। उसके बाद से अगर बोले तो यहाँ से देखेंगे तो अल्फा, तो ये वाला अल्फा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लाके पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, पी मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर को करते हैं समाप्त, मिलते हैं कल के लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट को लेके, कुछ नए कंसेप्ट को लेके आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।